Hello students, myself Pankaj Sharma from Praxis Vidyapeeth, Rodoli Basti. Students, we have studied the second lesson of SST in history, and the lesson is New King and Kingdom, and the lesson is completed. But today we recap the lesson again कि what we study, हम क्या इसमें पढ़े हैं. Then we start between 700 C and 1200 C, the Gurjar Pratihar, Pals, Rajputs emerged in North India as major power. यानी 700 से 1200 ईस्वी के बीच में उत्तर भारत में ये तीन महाशक्तियों का उदय हुआ, जिसमें प्रतिहार, उनको गुर्जर प्रतिहार बोलते हैं, पाल और राष्ट्रकूट वंश था. और इन तीनों का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो संघर्ष हुआ, वो किस चीज़ को लेकर के हुआ? कन्नौज को लेकर के हुआ. किसको? कन्नौज. वाई? बिकॉज द कन्नौज इज द सेंटर ऑफ ट्रेड इन इंडिया एट दैट टाइम. व्यवसाय का वो प्रमुख केंद्र था. सारे व्यापारिक मार्ग वहाँ से होकर के गुजरते थे. देश के प्रत्येक कोने तक वहाँ से पहुँचा जा सकता था. इसलिए तीनों महाशक्तियाँ कन्नौज को लेकर के आपस में कॉन्फ्लिक्ट की. और दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में 700 से 1200 ईस्वी के बीच में चोल किंगडम इस्टेब्लिश हुआ. वो अपने आप को प्रूव कर दिया. वैसे वहाँ पे 3 मेजर डायनेस्टीज थी: चोर, चेल एंड पांड्य. चोर, चेर एंड पांड्य, ये 3 राजवंश वहाँ थे. लेकिन जिसमें चोल वंश, चोल किंगडम अपने आप को अन्य 2 को डिफीट करके स्थापित किया. द मेन रूलिंग हाउसेस ऑफ द राजपूत्स वेयर द प्रतिहार, चालुक्य, सोलंकी एंड द परमार. इसके बाद मध्य भारत में राजपूत शासकों का उदय हुआ. छोटे छोटे राजपूत स्टेट्स बने, जिसमें मुख्य रूप से प्रतिहार हुए, दूसरे चालुक्य हुए, तीसरे सोलंकी हुए और चौथे परमार. ये 4 मेन राजपूत वंश हुए जिन्होंने मध्य भारत पे शासन किया. चुलाज इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन द साउथ. ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ. द चोल विलेज असेंबलीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज फंक्शन. चोलों की जो प्रशासन व्यवस्था थी, शासन प्रणाली थी, उसमें सभा नाम की एक संस्था थी, जो कि गांव लेवल पे, मंडल लेवल पे, नाडु लेवल पे, वलनाडु लेवल पे बनी हुई थी. वो जो सभा थी उसे विलेज असेंबली बोलते थे, ग्राम सभा. ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती थी और ये बेसिक स्टेप था उनके एडमिनिस्ट्रेशन का. और आपने क्या पढ़ा इस लेसन में? महमूद गजनवी वाज द फर्स्ट तुर्किश इन्वेडर टू इंडिया. पहला तुर्की इन्वेडर मीन्स आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी. नीचे देखते हैं. देखिए, न्यू किंग एंड किंगडम जो लेसन आपका कॉन्सेप्ट मैप क्या कह रहा है. इसमें न्यू किंग एंड किंगडम में इमर्जेंस ऑफ 3 रीजनल पावर्स, पाल, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट, मैंने अभी आपको पहले बताया, जो कि 700 से 1200 सी के बीच में हुआ. कांस्टेंट स्ट्रगल एमंग 3 पावर्स ओवर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज. कन्नौज वाज स्ट्रेटेजिकली लिंक्ड टू द ट्रेड रूट. उस कॉन्फ्लिक्ट का, उस संघर्ष का क्या कारण था? ट्रेड रूट जो है, सारे ट्रेड रूट पूरे इंडिया के वो कन्नौज से होकर के गुजरते थे. इसके बाद
फिर देखिए राइज ऑफ द रीजनल किंगडम कौन कौन थे? पाल थे। पाल्स डोमिनेटेड ईस्टर्न इंडिया, सेंटर्ड अराउंड बिहार एंड बंगाल फॉर ऑलमोस्ट 4 सेंचुरीज, 4 शताब्दियों तक ईस्टर्न इंडिया में रहे। द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला एंड द महाबोधि टेम्पल एट बोध गया वेर बिल्ड बाय द पाल रूलर्स। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? धर्मपाल ने, जो पाल वंश का शासक था। और महाबोधि टेम्पल बोध गया में है, इसका निर्माण किसने कराया? ये पाल वंश के शासकों ने कराया। इसके बाद देखिए प्रतिहार। प्रतिहारों ने क्या किया? प्रतिहार ट्रेस देयर ओरिजिन टू द हन ट्राइब्स। हन ट्राइब एक है, उनकी ओरिजिन, प्रतिहारों की ओरिजिन वहाँ से हुई, जिसमें नागभट्ट एंड मिहिर भोज वॉज एमंग द प्रोमिनेंट प्रतिहार रूलर्स। जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे, सबसे इम्पोर्टेंट शासक थे प्रतिहार वंश के, उसमें नागभट्ट था और मिहिर भोज, ये प्रतिहार शासक थे। राष्ट्रकूट में तीसरा ये नॉर्थ इंडिया का था, नॉर्थ इंडिया के ये पावरफुल स्टेट्स थे, पावरफुल डायनेस्टीज थे। राष्ट्रकूट वेयर द मोस्ट पावरफुल ऑफ 3 डायनेस्टीज, यानी पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में तीनों में सबसे पावरफुल कौन था? राष्ट्रकूट। दंतिदुर्ग वॉज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी ऑफ द 8th सेंचुरी सी। 8वीं शताब्दी में दंतिदुर्ग नाम का व्यक्ति राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। राष्ट्रकूट रूलर्स वेर द ग्रेट पैट्रन्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। और राष्ट्रकूट शासक जो थे वो आर्ट एंड कल्चर के बहुत ज़्यादा प्रेमी थे, और इनके समय में आर्ट और कल्चर का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ। एंड ऑफ द ट्री पार्टीज स्ट्रगल। द स्ट्रगल ऑफ दीज 3 डायनेस्टीज हैड कम टू एन एंड इन 1018 में। इन तीनों पार्टियों में जो आपस में कन्नौज को लेकर के संघर्ष चल रहा था वो ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि राष्ट्रकूटों का एकाधिकार हो गया। डेक्लाइन ऑफ द 3 डायनेस्टीज, और तीनों डायनेस्टीज के डेक्लाइन हो जाती बाद में। द 3 डायनेस्टीज डेक्लाइंड साइमल्टेनियसली बिकॉज ऑफ देयर कांस्टेंट इमरजेंस इंगेजमेंट इन वार्स। ये क्यों डेक्लाइन हो गई? क्योंकि लगातार इनका इंगेजमेंट किस में था? युद्ध में। प्रेशर ऑन सोर्स ऑफ द रेवेन्यू, और इनके डेक्लाइन का कारण क्या बना? क्योंकि लगातार युद्ध में इन्वॉल्व रहने के कारण इनका जो रेवेन्यू का सोर्स था उसके ऊपर ये ध्यान नहीं दे सके। रेवेन्यू के सोर्स क्या थे इनके? इनके रेवेन्यू के सोर्स इनके छोटे छोटे जो सामंत थे, सामंत शासक, वो रेवेन्यू कलेक्ट करके देते थे। चूँकि इनका मेन ध्यान कन्नौज पे कॉन्फ्लिक्ट में था, तो इनके जो छोटे सामंत थे वो अपने आप को फ्री कर लिए, अपने आप को स्वतंत्र कर लिए, और इनका पूरा राष्ट्र डिसॉल्व हो गया। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर देयर फेड्यूटरीज। अब आते हैं किंगडम बियॉन्ड गंगेटिक प्लेन। गंगेटिक प्लेन के परे जो किंगडम था वो कौन कौन सा था? उसमें सबसे पहले राजपूत, जो मध्य भारत में दे क्लेम्ड रॉयल लिंजेस एंड द असर्टेड देमसेल्व्स क्षत्रिय। ये अपने आप को क्षत्रिय कहलाते थे और रॉयल्टी पे विशेष ध्यान देते थे अपने। द मेजर राजपूत डायनेस्टीज वेयर द प्रतिहार, चौहान, सोलंकी और परमार। ये मेजर राजपूत डायनेस्टीज थी। इसके बाद ये मध्य भारत में थे, और दक्षिण भारत में चोल सबसे महत्वपूर्ण थे। चोलों के बारे में भी आपको बताया। नोन फॉर देयर इम्प्रेसिव इरिगेशन सिस्टम। चोल शासन किस लिए जाना जाता है? अपने प्रशासन के लिए, इरिगेशन सिस्टम के लिए। स्टैंडर्डाइज टैक्सेशन, इनका जो टैक्स की व्यवस्था थी और बहुत ही उच्च कोटि की थी। एंड वेल ऑर्गेनाइज टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, और उपनिवेशीय शासन, केंद्र शासित प्रदेश के लिए ये बहुत ज़्यादा बढ़िया माने जाते हैं। इनका प्रशासन बहुत बढ़िया था। ओवरसीज ट्रेड इन हाई इंड कमोडिटीज सच एज द एलिफेंट। हाई इंड कमोडिटीज ओवरसीज यानी समुद्री व्यापार पर भी चोलों का शासन था, जिसमें हाथी, घोड़े, मसाले, परफ्यूम, टेक्सटाइल, ज्वेलरी आदि का व्यापार होता था। टेम्पल इमर्ज एज द नोडल पॉइंट ऑफ द ट्रेड, और
चोलों के शासनकाल में जो मंदिर होते थे वो व्यापार के और एडमिनिस्ट्रेशन के नोडल पॉइंट बने। आ रही बात समझ में। इसके बाद होता है तुर्किश इन्वेशन। इसी बीच में 1000 के बाद 1000 से लेकर के 1025 के बीच में 17 आक्रमण होते हैं महमूद गजनवी के। महमूद गजनी इन द span of 25 years invaded India 17 times. The establishment of the kingdom of the Gori laid the foundation of the Islamic rule in India. और इसी बीच में गजनी पर मोहम्मद गोरी का शासन आता है और यहीं से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के द्वार खुल जाते हैं। तो ये आपके ये रिकैप था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देंगे। थैंक यू।